लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर देखा था सिस और ट्रांस। आज मैंने बताया था 3 तरीके के नोमेनक्लेचर्स होते हैं, सिस, ट्रांस, ई जेड एंड सिन और एन टी। तो हमने सिस और ट्रांस तो देख लिया था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ई जेड नेमिंग। आज हम कौन सी नेमिंग पढ़ेंगे? ई जेड नेमिंग। तो हमारी सिस और ट्रांस हो गई। तो सेकंड जो हमारी नेमिंग करने का तरीका होता है नोमेनक्लेचर का, होता है ई जेड। ई जेड, ठीक है। ई जो वर्ड है ना, ई, उससे जो ई अल्फ़ाबेट से जो वर्ड आता है वो मैं बता देता हूँ। ये दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। एंटाजेन, ENTAGEN, एंटाजेन। हमें बस ई और जेड याद रखना है, मैं बस इसको ऐसे ही बता रहा हूँ। और जेड का जो मतलब होता है, जेड का मतलब होता है ज़्यूसामेन। ज़्यूसामेन, ZUSSAMEN, ज़्यूसामेन। तो ई मतलब एंटाजेन मतलब एंटी, और ज़्यूसामेन मतलब सेम साइड। अभी मैं बताऊंगा कैसे नेमिंग देते हैं ई और जेड, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ई और जेड नेमिंग की कंडीशन क्या है। जैसे हमने सिस और ट्रांस की कंडीशन क्या देखी थी? सिस ट्रांस की कंडीशन ये हुआ करती थी कि ये जो ग्रुप लगे, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी, क्योंकि ये तो बेसिक कंडीशन है। एक कार्बन पे 2 ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, वरना तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं होगा। तो सिस और ट्रांस, ई और जेड या सिन और एन टी हम नाम ही नहीं दे पाएंगे, सही बात है। अच्छा, सिस और ट्रांस हम नेमिंग तब कर पाते थे जब दोनों कार्बन पे कम से कम कोई एक ग्रुप सेम हो जाए, या तो मतलब ए सी के इक्वल हो जाए या बी डी के, कोई भी एक ग्रुप दोनों कार्बन पे कॉमन होना चाहिए था, है ना। तो अगर वो सेम साइड पे होते थे सिस, अपोजिट पे होते थे तो ट्रांस। ई और जेड कब लगाते हैं हम? ई एंड जेड नेमिंग तब देते हैं जब चारों ही ग्रुप आपस में क्या हो, अलग हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हम ई एंड जेड नेमिंग तब करते हैं जब ए ना तो बी के इक्वल हो, बी ना तो सी के इक्वल हो, और सी ना तो डी के इक्वल हो। मतलब चारों ही ग्रुप जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे लगे हुए हैं, वो चारों ही ग्रुप्स क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए ई एंड जेड नेमिंग के लिए। तभी हम ई और जेड तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर पाएंगे जब चारों ही ग्रुप्स इन दोनों कार्बन्स पे, ये चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए, ठीक है। सिस और ट्रांस में एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए था, यहाँ पे चारों ही ग्रुप अलग होने चाहिए, तभी हम ई एंड जेड नेम कर पाएंगे, ठीक है, कर पाएंगे। देखते हैं ज़रा, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें चारों ग्रुप अलग लगे हुए हैं। तो मान लो अगर ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मान लो लग रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे लग रहा है ब्रोमीन, यहाँ पे लग रहा है क्लोरीन, और यहाँ पे लग रहा है आयोडीन, ठीक है। चारों ही ग्रुप डिफरेंट लग रहे हैं, यहाँ पर चारों ही ग्रुप डिफरेंट है। A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, और ABCD आपस में भी इक्वल नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ई एंड जेड नेमिंग की भी कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ना तो ब्रोमीन जैसा है, ये सारे ग्रुप अलग है, ना ये क्लोरीन जैसा, ना आयोडीन। तो चारों ग्रुप अलग हैं, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी। तो यहाँ पे हम कौन सी नेमिंग करेंगे? ई एंड जेड नेमिंग। कौन सी नेमिंग करेंगे? ई एंड जेड नेमिंग, ठीक है। तो बस ये कंडीशन है ई एंड जेड नेमिंग की। अब ई एंड जेड नेम जब हम देते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना। तो रूल्स देख लेते हैं कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। आसान रूल्स हैं, नेमिंग करने का तरीका भी बहुत आसान है। ई और जेड रूल्स एक बार सीख लिए तो बहुत आसान है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये रूल्स कौन कौन से हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं ई एंड जेड नेमिंग के बच्चों, इसमें हमें सबसे पहला रूल जो पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल लिखो, है ना। ये रूल्स दिए किसने, उनका नाम बता देता हूँ। इसको CIP रूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CIP रूल्स, है ना। C साइंटिस्ट का नाम है, CAHN, कैन, I से इनगोल्ड, कैन इनगोल्ड, और P से प्रीलॉन्ग, ठीक है। CIP का मतलब होता है कैन इनगोल्ड प्रीलॉन्ग। कुछ नहीं, बस CIP शॉर्ट फॉर्म में याद रखो। बाकी तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये याद नहीं रखना है। बस ये रूल्स के नाम कौन से होते हैं ये मैंने बता दिया। CIP रूल्स होते हैं, ये इन्हीं की हेल्प से हम ई एंड जेड नेमिंग देते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला रूल्स देखते हैं। पहला रूल देखो ज़रा, ग्रुप्स को हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। इनको, ये जो चारों ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनको हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। पहले एक कार्बन को देख लेते हैं, उन पे प्रायोरिटी दे देते हैं, फिर दूसरे कार्बन को देखते हैं, उस पर प्रायोरिटी दे देते हैं। ग्रुप्स को प्रायोरिटी कैसे देते हैं तो अभी मैं बताता हूँ। पहला रूल क्या है? असाइन प्रायोरिटी विच इज़ डायरेक्टली प्रायोरिटी
दो दो ग्रुप को, ठीक है, प्रायोरिटी देनी है ग्रुप को, लेकिन वो प्रायोरिटी किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर पे। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसको पहले प्रायोरिटी देंगे ग्रुप्स में, ठीक है। तो असाइन प्रायोरिटी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप्स, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप्स। यानी जो एटॉमिक नंबर, जैसे मान लो पहले इस कार्बन पे प्रायोरिटी दे रहा हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको 1 प्रायोरिटी दे दूंगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको 2 प्रायोरिटी दे दूंगा। वैसे ही इस कार्बन पे करूँगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दूंगा, वहाँ 1 लिख दूंगा, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उस वहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो इंडिविजुअल एक एक कार्बन पे प्रायोरिटी देते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल का मतलब क्या है। तो एक कंपाउंड लेता हूँ, यही कंपाउंड ले लेते हैं ऊपर वाला, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। चलो इस कार्बन पे पहले देखो कौन कौन से ग्रुप हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन का, तो यहाँ पे 1 नंबर दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 नंबर। ऐसे ही इस कार्बन पे ब्रोमीन और आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, आयोडीन का, इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो। तो अगर 1-1 एक दूसरे के सामने आ गए, है ना, 1-1 यानी ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप, इस कार्बन पे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये, इस कार्बन पे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये। तो अगर 1-1 वाले ग्रुप, ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप, मतलब 1-1 एक दूसरे के सामने आ गए, तो हम नाम देते हैं इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को जेड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, जेड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी 1-1 एक दूसरे के सामने आ गए तो इसका नेम क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। ये जेड नेमिंग होगी। यहीं पे मान लो अगर मुझे ई नेमिंग बनानी है तो मान लो ऐसे दे रखा है एग्जाम में हमें, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो इस कार्बन पे करो, ये क्लोरीन है ज़्यादा एटॉमिक नंबर, ये 1 ये 2, इन दोनों में ये आयोडीन ज़्यादा, ये 1 ये 2। अब देखो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के सेम साइड पे थे। तो अगर सेम साइड पे आते हैं तो जेड, और अपोजिट साइड पे आते हैं तो उसकी नेमिंग क्या होती है, ई, ठीक है। बस ये नेमिंग का तरीका है, बहुत आसान सा रूल है, ठीक है, बहुत आसान सा रूल है। ध्यान रखना, मेजर ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो जेड, अपोजिट साइड पे आ रहे हैं 1-1 देखो अपोजिट साइड पे डबल बॉन्ड के, है ना। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ई फॉर्म, ठीक है। ये नेमिंग करने का तरीका है, ठीक है। सेकंड रूल देखो बच्चों, सेकंड रूल, इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट देन, अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएगा, क्योंकि मान लो ऑक्सीजन है तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, तो फिर इस रूल से तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटोप्स में, लेकिन हाँ उनका मास नंबर अलग होता है। तो इफ़ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, अगर आइसोटोप्स मौजूद हैं तो वी गिव प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर, वी गिव प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर। किसके बेसिस पे हम फिर प्रायोरिटी देंगे, मास नंबर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, मास नंबर के बेसिस पे, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे क्लियर होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 18। यहाँ मैंने 18 लिख दिया। इस बात का पता है मतलब क्या है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऐसा ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास 18 है। एटॉमिक नंबर तो देखो ऑक्सीजन का सेम ही होता है, आइसोटोप है ये, है ना। ये ऑक्सीजन का अगर कुछ न लिखा हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, या मास नंबर 16 होता है। तो अगर कुछ न लिखा हो तो हमें पता है कि हर बार वो ऑक्सीजन का मास नंबर 16 रहता है, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन कौन सा दे रखा है, जिसका मास नंबर 18 है। तो देखो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो यहाँ पर डिसाइड कर नहीं सकता। वजह क्या है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होता है। तो फिर हम आइसोटोप्स के केस में कैसा पहचाना आइसोटोप से, क्योंकि ये ऑक्सीजन अलग अलग हैं। ये एटॉमिक मास 18 वाला है और ये एटॉमिक मास 16 वाला है, सही बात है। तो आइसोटोप्स में कैसे डिसाइड करेंगे, मास नंबर के बेसिस पे। ये कौन सा ऑक्सीजन है, 16 एटॉमिक मास वाला, और ये कौन सा ऑक्सीजन है, 18 एटॉमिक मास वाला। तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे आइसोटोप्स के केस में, जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास है या मास नंबर है। तो 1 2 सेम इसमें देखो, हाइड्रोजन इसका भी एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम इसका भी एटॉमिक नंबर 1। ये भी ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है। ड्यूटेरियम वही तो होता है हैविंग एटॉमिक मास 2। तो इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको प्रायोरिटी 2 देंगे। अब देखो
लार्जर प्रायोरिटी वाले ग्रुप 1 1 एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, फिर से ये कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, जेड फॉर्म हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, NH2, ये वैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा एटॉमिक मास दे रखा है 15, यानी ये भी आइसोटोप दे रखा है। ऐसे यहाँ पे एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये डाउट नहीं आना चाहिए सर ये इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम आ गए, नहीं बच्चों सेम नहीं है। ये वो नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक मास 15 है, ये वो नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक मास कितना है 14, और एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, कितना होता है नाइट्रोजन में 7, तो उससे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, फिर से एटॉमिक मास से करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मान लो CH3 लग रहा है, यहाँ पे मान लो CH3 लग रहा है, और ये 14 वाला आइसोटोप है। कार्बन का एटॉमिक मास वैसे कितना होता है 12, लेकिन ये यहाँ पे मेंशन कर दिया 14 वाला है, तो ये भी आइसोटोप्स हैं। अब देखो इस कार्बन पे देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास अलग है, ये 15 वाला है, ये 14 वाला है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक मास के बेसिस पे, ये 1 ये 2, ऐसे ही इसमें ये 1 है ना, और ये 2, सही बात है। अब देखो लार्जर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, अपोजिट साइड पे आ रहे हैं बच्चों, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी ई फॉर्म, कौन सी फॉर्म हो जाएगी ई फॉर्म, सही है। तो ऐसे डिसाइड करना है सेकंड रूल में आइसोटोप्स में। ठीक है, थर्ड रूल देखते हैं बच्चों, थर्ड रूल देखते हैं, अगर फर्स्ट एटम कॉमन आ गया फिर क्या करेंगे, फिर तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इफ़ फर्स्ट एटम इज़ कॉमन, इफ़ फर्स्ट एटम इज़ कॉमन, इफ़ फर्स्ट एटम इज़ कॉमन देन कंपेयर अदर एटम्स, तो दूसरे एटम्स को कंपेयर करेंगे, देन कंपेयर अदर एटम्स, है ना। अगर फर्स्ट एटम सेम आ गया तो हम दूसरे एटम्स को कंपेयर करेंगे, और जब हम दूसरे एटम्स को कंपेयर करेंगे तो उन दूसरे एटम्स में क्या होगा, हम हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम ढूंढेंगे और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी इसको सीखेंगे, चूज़ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एटम, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एटम, एटॉमिक नंबर एटम, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एटम को चूज़ करेंगे। इस रूल का मतलब क्या हुआ अभी मैं बताता हूँ, मेन तो ये क्वेश्चन से समझ में आएगा। मान लो क्वेश्चन देता हूँ, मान लो ये कहीं पे ऐसा ग्रुप लगा होगा CH2F, है ना, मतलब ये इस तरह से कि इस कार्बन पे लग रहा है CH2F, है ना। मान लो इसमें और इस 2 ग्रुप में डिसाइड करना है, एक ग्रुप ये लग रहा है CH2Cl, CH2Cl, मान लो इन 2 ग्रुप्स में डिसाइड करना है, एक ये ग्रुप लगा एक कार्बन पे, एक कार्बन और उसी कार्बन पे ये ग्रुप लगा है, इन दोनों में किसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, इन दोनों में किसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। देखो कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो पहला एटम तो यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ से तो हम डिसाइड कर नहीं पाएंगे, यहाँ से तो हम डिसाइड कर नहीं पाएंगे, सही बात है। फिर हम देखेंगे कि अगले एटम्स को कंपेयर करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो इसमें क्या था, इस वाले क्वेश्चन में देखो एक ही एटम था, सबका एटॉमिक मास अलग था, तो हम आसानी से डिसाइड कर ली प्रायोरिटी। अब यहाँ पे तो दोनों ही ग्रुप कार्बन वाले हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले एटम से तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट एटम तो कॉमन है, तो फिर अदर एटम्स को कंपेयर करेंगे। अच्छा ये बताओ ये कार्बन किस से कंबाइंड है, 2 हाइड्रोजन से 1 फ्लोरीन से, मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यही तो होगा। तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से कंबाइंड है, 1 फ्लोरीन से कंबाइंड है, सही है। ऐसी तरह अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये कार्बन देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन CH2Cl, यही तो है। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से कंबाइंड है और एक कार्बन से कंबाइंड है, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है। अब इनको कंपेयर कर लो, तो इस कार्बन के बारे में लिखूँ, ये किस से कंबाइंड है, जो पहला एटम जिससे कंबाइन होगा उसी को देखेंगे, ये नहीं आगे तक देखते चले जा रहे हो। तो ये एटम हाइड्रोजन से और इधर कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन से और कार्बन से कंबाइंड है, समझ रहे हो। अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों में डिसाइड कर लो, इन दोनों में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को चूज़ करो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन, इसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला क्या है फ्लोरीन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, इसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला क्या है कार्बन। अब फ्लोरीन और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होता है, फ्लोरीन का होता है, ज़ाहिर सी बात है ना। तो ये वाला ग्रुप को हम क्या प्रायोरिटी दे देंगे 1, तो इसको 1 प्रायोरिटी देंगे और इसको 2 प्रायोरिटी देंगे। समझ रहे हो कैसे कंपेयर करना है। अगर पहला एटम कॉमन आ जाए तो फिर ये देख लो पहला एटम किस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से और 1 फ्लोरीन से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, मतलब इन तीनों ग्रुप में, और इन तीनों ग्रुप में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देख लो, फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होगा, तो ये वाला, और फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी इस वाले ग्रुप की, और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। और ज़रा क्वेश्चन से देखते हैं, तब और क्लियर होगा। और क्वेश्चन से देखते हैं, CH2 Br, एक इसमें कंपेयर करना है, और मान लो एक इसमें कंपेयर करना है, CH2 Cl, इन दोनों में कंपेयर करना है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। पहला आइटम तो कार्बन कार्बन कॉमन आ गया, कंपेयर नहीं कर पाओगे, और लेकिन यहाँ पे कार्बन किस किस से कंबाइंड है, देखो 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से, है ना। तो मैं बना देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे किस किस से कंबाइंड है, 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से, तो मैं लिख देता हूँ 2 हाइड्रोजन से कंबाइंड है, 1 कार्बन से कंबाइंड है, सही है। ज़रा यहाँ पे देखना, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से, तो समझ रहे हो। तो ये भी कॉमन आ गए, अब तो ये भी कॉमन आ गए, तो इससे भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, अब इससे भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, फिर अगले वाले कार्बन पे मूव कर जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से लग रहा है और 1 कार्बन से लग रहा है, ये वाला कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से लग रहा है, 1 कार्बन से लग रहा है, ये भी कॉमन आ गया। फिर और आगे बढ़ेंगे, अब अगले वाले आइटम को देखो वो किससे कंबाइंड है, जैसे अगले वाले आइटम पे ये कार्बन पे देख लो, ये कार्बन किस किस से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, और 1 ब्रोमीन से, बैकवर्ड का क्या करोगे, तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से 1 ब्रोमीन से, सही है, ये लगा दिया। और ये वाला कार्बन देखो, अब क्योंकि पहले तो कंपेयर कर चुके, 2 हाइड्रोजन से 1 क्लोरीन से, 2 हाइड्रोजन से 1 क्लोरीन से। अब हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ये वाले ग्रुप्स और ये वाले ग्रुप्स में किसका होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन नीचे आता है, तो ब्रोमीन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है ना। तो इसका मतलब इसको प्रायोरिटी 1 दूंगा और इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी 2 दूंगा। समझ लो कैसे कंपेयर करना है। तो जब तक कंपेयर करना है नेक्स्ट आइटम्स को, जब तक हमें डिफरेंस पता नहीं लगता, है ना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मुझे लगता है काफ़ी इजी है, तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और कंपेयर करते हैं, CHCl2, है ना, और CH2F, इसमें कंपेयर करना है। चलो पहला आइटम कार्बन, वो तो कॉमन आ गया, एटॉमिक नंबर इक्वल, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। ये कार्बन किस किस से कंबाइंड है, 1 हाइड्रोजन से 2 क्लोरीन से, तो 1 हाइड्रोजन से और 2 क्लोरीन से। और ये कार्बन किससे कंबाइंड है, 2 हाइड्रोजन से 1 फ्लोरीन से। अब इन तीनों में देखो, इन तीनों ग्रुप्स में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है भाई, ये फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है। ये मत सोचना यहाँ पे 2 क्लोरीन लग रहे हैं, हमें तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को ढूंढ लेना है। तो इसमें हाईएस्ट एटॉमिक, इन 6 में सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला आइटम कौन सा है, फ्लोरीन है। तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला फ्लोरीन आ गया, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, है ना। तो जो अदर आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 अदर आइटम्स, ये 3 अदर आइटम्स, इन अदर आइटम्स में सब में देख लो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला क्या है, अभी तक वही करते आए, और उसको प्रायोरिटी 1 दे दो, और दूसरे वाले ग्रुप की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसे देखना है। एक और क्वेश्चन देखो, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया है, तो तुम वीडियो पॉज करके और अभी फ़ौरन इन सवालों को खुद ही करके देख लिया करो, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और वरना अगर लगता है कि अभी तुम्हें सीखना है तो फिर बाद में दोबारा कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज़रा देख लो, ये पहला आइटम तो सेम आ गया, कंपेयर नहीं कर सकते। चलो ये कार्बन किस किस से कंबाइंड है, 1 हाइड्रोजन से और 2 फ्लोरीन से, सही है। ये कार्बन किससे कंबाइंड है, 2 हाइड्रोजन से और 1 क्लोरीन से, है ना। इन तीनों आइटम्स में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन इस वाले ग्रुप में आ रहा है, मतलब भले ही 2 फ्लोरीन आ रहे हैं, किसी भी एक को देख लो, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर तो फ्लोरीन का आ रहा है ना। तो फ्लोरीन इस जगह लगा हुआ है, तो ये वाला ग्रुप 1 हो जाएगा और ये वाला ग्रुप 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। सॉरी, मेरे अंदाजे से क्लोरीन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है, मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 इन 6 ग्रुप एटम्स में अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्लोरीन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है ना। क्लोरीन नीचे आता है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी और इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये 1 प्रायोरिटी और ये 2 प्रायोरिटी, है ना। चलो और देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखो, CH2I, एक इसमें कंपेयर कर दो और एक इसमें कंपेयर कर दो, CH3 में। अब देखो पहला आइटम इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन तो कॉमन हो गया। अब देख लो अगले आइटम्स पे, तो यहाँ पे कार्बन किस किस से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से। यहाँ पे कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन से 1 फ्लोरीन से 1 कार्बन से। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर
इन 6 ग्रुप्स में 6 एटम्स में किसका है, फ्लोरीन का होता है। तो ये प्रायोरिटी 1 हो जाएगी बच्चों, और ये प्रायोरिटी आपकी 2 हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये प्रायोरिटी आपकी 1 हो जाएगी और ये प्रायोरिटी आपकी 2 हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसे प्रायोरिटी देनी है ना। चलो इस पे और क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। और क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे कभी ग्रुप लगा हो तो कैसे कंपेयर करोगे। और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद देखते ही फील आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन, दोनों ही कार्बन से ज्वाइन है, तो यहाँ पे तो पता नहीं लगा सकते। अगले एटम्स पे जंप करो, यहाँ पे कार्बन किस किस से कंबाइंड है। देखो एक हाइड्रोजन भी तो लगा होगा, वो यहाँ दिखाते नहीं है, लेकिन एक हाइड्रोजन भी तो होगा। तो एक हाइड्रोजन से, एक इस साइड कार्बन से, एक इस साइड ऑक्सीजन से। यहाँ पे जो कार्बन है वो एक हाइड्रोजन से, एक इस साइड कार्बन से, एक उस साइड भी कार्बन से। अब देखो इन तीनों ग्रुप्स में डिफरेंस पता चल गया। यहाँ पे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन 6 एटम्स में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, इस ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हाईएस्ट है, तो ये वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 1 और ये वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 2, है ना। क्योंकि यहाँ पे इधर ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, लेकिन इधर ये कार्बन से कंबाइंड है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, और देखते हैं। मान लो इसमें कंपेयर करने को आ जाए, इन दो ग्रुप्स में कंपेयर करने को आ जाए। देखो कार्बन कार्बन कॉमन, यहाँ पे ये जो कार्बन है एक हाइड्रोजन से कंबाइंड है, एक ऑक्सीजन से कंबाइंड है, एक ऑक्सीजन से कंबाइंड है। यहाँ पे जो कार्बन है वो एक हाइड्रोजन से, इधर भी कार्बन से, उधर भी कार्बन से। कौन जीता, ये। इसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। इन सब में इन 6 एटम्स में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो ये वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। तो ये 1 पे हो जाएगा और ये 2 पे हो जाएगा, यानी ये वाले ग्रुप को प्रायोरिटी 1 देंगे और इसको 2 देंगे। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन कॉमन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, उधर भी कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, उधर भी कार्बन से जुड़ा है। कोई पता नहीं लगा पा रहे, यहाँ पे इक्वल आ गया। अगले एटम को देख लो, चलो इधर इस वाले कार्बन एटम को देखते हैं। तो बच्चों देखो, इस पर 2 तो हाइड्रोजन लग रहे होंगे, जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, 2 हाइड्रोजन। तो इस वाले कार्बन पर अगर मैं देखूँ तो 2 तो हाइड्रोजन लग रहे होंगे, एक इधर ऑक्सीजन लग रहा है। इस वाले कार्बन पे देखूँ तो 2 तो हाइड्रोजन लग रहे होंगे, एक इधर सल्फर लग रहा है। अब ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करूँ बच्चों में, तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। यानी इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 एटम्स में से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है, सल्फर का। तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी 1 वाला, और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी 2 वाला। समझ लो, ऐसे कंपेयर करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करते हैं बच्चों। देखो कार्बन कार्बन, तो पहला पॉइंट तो कॉमन है। अब दूसरे गए तो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से कंबाइंड है, एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से। ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से कंबाइंड है, एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से। अब यहाँ पे तो ये सेम आ गया ना, यहाँ पे तो ये सेम आ गया ना बच्चों। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब सेम आ गया ना। फिर आगे चलो, चलो यहाँ पे पहुँचे। अगर ये वाले कार्बन को देखते हो तो इस पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं और एक क्या लग रहा है, इधर कार्बन। इस वाले कार्बन पे अगर जंप करे तो 2 हाइड्रोजन, एक इधर कार्बन, ये भी सेम आ गया। अगले एटम पे जंप करो, ये वाले कार्बन पे पहुँचो, इस पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं। वैसे देख के ही पता लग जाता है ये नाइट्रोजन आ रहा है तो ज़्यादा ही होगा। ये कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन। इस वाले कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन। अब इन 6 ग्रुप्स में देखो जो डिफरेंट आ गए। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो ये वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 1 और ये वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 2। देखो डायरेक्ट देखने का तरीका क्या है, एक्चुअली वही बात है। जहाँ पे तुम्हें डिफरेंस लगे मॉलिक्यूल में वो पकड़ लो। अब ये पॉइंट सेम, ये भी सेम, आगे बढ़े ये दोनों पॉइंट भी सेम, ये अलग है। यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा आएगा इसका एटॉमिक नंबर। तो ये 1 ये 2, समझ रहे हो। ऐसे भी देख सकते हो वरना ऐसे करके देख लो, है ना। इतने टिपिकल क्वेश्चंस आते नहीं है, फिर भी मैं कवर करवा रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ टिपिकल है भी नहीं।
लेकिन फिर भी अगर प्रीवियस ईयर देखें तो इतने ऐसे ग्रुप्स भी नहीं लगे हुए हैं, बहुत बेसिक ग्रुप्स लगे आते हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। एक ये ग्रुप है बच्चों और एक बच्चों ये ग्रुप है। ठीक है, पहला तो भाई कार्बन कार्बन कॉमन है ना। अब डायरेक्ट देखने का तरीका बता रहा हूँ, इधर पहुँचोगे तो ये वाला कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट इस वाले कार्बन को कंपेयर कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 ऑक्सीजन से। ये वाले कार्बन को देखूँ तो ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इन 6 एटम्स में देखूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये प्रायोरिटी 1 और ये प्रायोरिटी 2। ये मत सोचना कार्बन यहाँ पे सर 5 थे रिंग में, यहाँ 4 एटम्स, यहाँ 5, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वैसे ही देखना है। पहला कार्बन कॉमन आ गया, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, 1 इधर कार्बन, 1 इधर कार्बन, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, 1 इधर कार्बन, 1 इधर कार्बन, वो भी कॉमन, इसलिए मैं डायरेक्ट अगले एटम पे जंप कर गया। अब ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, 1 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से, इधर 1 और कार्बन से, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, तो ये वाला ग्रुप प्रायोरिटी 1 और ये प्रायोरिटी 2। ठीक है, चलो, तो ये हमारा थर्ड रूल था, है ना, थर्ड रूल था। फोर्थ रूल देखते हैं, फोर्थ रूल देखते हैं बच्चों। फोर्थ रूल में क्या है कि अगर कहीं पे डबल बॉन्डेड एटम्स हों, तो पहले एक बात लिखता हूँ फिर समझाऊंगा। डबल बॉन्डेड एटम्स आर काउंटेड 2 टाइम्स, and triple bonded atoms are counted, डबल बॉन्डेड एटम्स को हम 2 बार काउंट करेंगे और ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स को हम 3 टाइम्स काउंट करेंगे, है ना। इस बात का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मुझे इन 2 ग्रुप्स में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ज़रा ध्यान देना, एक ये ग्रुप लगा हुआ है कहीं पर और एक कहीं पे ये ग्रुप लगा हुआ है CH2 NH2। कैसे डिसाइड करोगे, इसमें पहला पॉइंट तो कॉमन है, लेकिन ये डबल और ट्रिपल बॉन्डेड एटम अगर होंगे तो कैसे डिसाइड करोगे। तो अभी मैंने बोला डबल बॉन्डेड एटम्स को हम 2 बार काउंट करते हैं। पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ करना क्या है। देखो, इस मॉलिक्यूल को तुम ऐसे बना लो, इस ग्रुप को कैसे बना लो, एक फिक्शियस मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे, कार्बन, अच्छा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है बच्चों, 3 बॉन्ड है, तो तुम कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड अलग अलग दिखा दो, सिंगल बॉन्डेड। 3 बॉन्ड एक साथ लगे हुए हैं तो 3 अलग अलग दिखा दो, तो एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस बात का मतलब भी क्या हुआ कि कार्बन नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक ये और ऊपर भी वही है। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड थे, डबल होते तो हम सिर्फ 2 नाइट्रोजन लगा देते, सिंगल बॉन्ड से लगा दो तीनों नाइट्रोजन अलग अलग। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को देख के ये भी तो बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन भी सर इधर 3 बार कार्बन, 3 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो नाइट्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन, है ना, इसी को देखना है, समझ रहे हो। तो ये वाला नाइट्रोजन इधर सिर्फ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस पर 2 कार्बन और लगा दो। 2 कार्बन क्यों लगाए, देखो हमें ये ख्याल रखना है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो कार्बन नाइट्रोजन और 2 अलग अलग बॉन्ड दिखा दिए, ट्रिपल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो 3 सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे ट्रिपल की जगह। अब ये वाला नाइट्रोजन इधर कार्बन से लग रहा है, तो अभी एक ही बार लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 3 बार लग रहा था, तो 2 बार और लगा दो, तो ऊपर कार्बन लगा दिया, नीचे कार्बन लगा दिया। ठीक है, ये तरीका है इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, है ना। तो और अब यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमसे बोलूँ ये कार्बन कौन कौन से एटम से जुड़ा हुआ है। पहला तो कार्बन है, तो यहाँ तो पता लगा नहीं सकते, दोनों के एटम पे नंबर इक्वल है, तो तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये वाला कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, सही बात है। और ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से 1 नाइट्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से 1 नाइट्रोजन से, है ना। अब यहाँ पे देखो, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर अगर मैं कंपेयर करूँ तो इन 6 ग्रुप्स में नाइट्रोजन का आता है, कितना होता है 7। वो तो नाइट्रोजन तो यहाँ भी आ रहा है, नाइट्रोजन तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने नाइट्रोजन से बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने नाइट्रोजन से, 3 नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 1 ही नाइट्रोजन है, तो इस वजह से इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 1 और इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 2, इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 2। समझ रहे हो कैसे कंपेयर करना है, ऐसे कंपेयर करना है। ठीक है, ऐसे कंपेयर करना है, समझ गए। और बाकी अगर मैं एक स्टेप में बताऊं तो देखो कैसे सोच लो, ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स आर काउंटेड 3 टाइम्स, तो कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट तुम बोल सकते हो सर ये नाइट्रोजन, ये जो कार्बन है ये 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। देखो अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो दिख रहा है,
तो ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स को, ट्रिपल बॉन्ड्स को तुम 3 बार काउंट करोगे तो तुम क्या बोलोगे, सर ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ना कि बल्कि 1 नाइट्रोजन से, है ना। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो तुम बोलते सर ये कार्बन 2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो इसी को देखकर सिर्फ। तो तुम बोल दोगे ये कार्बन सर 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, अलग अलग बार काउंट कर लो। और ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन से। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नाइट्रोजन से और यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, ठीक है, ऐसे करना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो इन ग्रुप्स में कंपेयर करना है, CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इन तीनों ग्रुप्स में प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना है। तो बताओ मुझे बच्चों, ये वाला कार्बन, देखो कार्बन तो सब में कॉमन है जॉइंट, तो ये तो पता नहीं लगा सकते, है ना, पैरेलल रूल से आंसर आ जाता, वरना ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, सही बात है। ये वाला कार्बन, अब देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 2 बार ऑक्सीजन काउंट करूँगा, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, सही बात है, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड है तो इसमें भी क्या बोलूँगा, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक की जगह 2 ऑक्सीजन बोलूँगा, इसको 2 काउंट करूँगा, और इधर भी 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो 3 ऑक्सीजन। अब तुम देखो तीनों में हाईएस्ट, अब इन सब में कंपेयर करो, इन 9 एटम्स में, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला क्या है, ऑक्सीजन, वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 है, इसकी 2, और ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन, तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर रहेगा, ये प्रायोरिटी का 3 सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला, ठीक है, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर रहेगा। समझ रहे हो कैसे कंपेयर करना है। इस पर और क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। CH2SH, C डबल बॉन्ड OH, CH2OH, CH2OH, ठीक है। चलो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फर, ये वाला कार्बन 2 ऑक्सीजन क्योंकि डबल बॉन्ड है और एक और इधर ऑक्सीजन, और ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सही है। अब इसमें देखो बच्चों हाईएस्ट प्रायोरिटी इन सारे आइटम्स में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला कौन है, सल्फर, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होता है तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी। और इन दोनों में देखें तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला क्या है, ऑक्सीजन, वो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन इसमें कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, तो इसकी 2 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। समझ रहे हो कैसे करना है। सबसे पहले तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले इन सारे ग्रुप्स में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला ढूंढ लिया करो, तो वो सल्फर आ रहा है, और सल्फर सिर्फ और सिर्फ कहाँ मौजूद है, पहली में ही, तो ये तो 1 हो जाएगा। सेकंड नंबर पे देखो इन दोनों में कंपेयर करो तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 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 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन है इन दोनों में, ठीक है, तो हम इसको चूज़ करेंगे सेकंड नंबर। समझ रहे हो, तो ऐसे आंसर देंगे, ऐसे आंसर दें, ठीक है। एक इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं, कार्बन कार्बन, तो पहले पॉइंट से तो पता नहीं लग सकते। अब ये कार्बन किस किस से जुड़ा हुआ है, तो तुम बोलोगे सर डबल बॉन्ड है ना, तो 2 तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 बार काउंट करोगे, है ना, और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर, सही बात है। इस पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं क्योंकि डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्ड को 2 बार काउंट करेंगे, 2 नाइट्रोजन से 1 कार्बन से, और ये वाला कार्बन 1 नाइट्रोजन से, 1 हाइड्रोजन से, 1 इधर कार्बन से। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन सब में देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। समझ रहे हो, ऐसे कंपेयर करना है ना, ऐसे कंपेयर करना है। कभी कभी क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्डेड आइटम्स में फिर टाई हो जाता है ना, टाई हो जाता है, मतलब सेम आंसर सेम आइटम्स आ जाएंगे काउंट जब करोगे सेम तरीके से, फिर उसमें कैसे पता लगाओगे, तो उसमें मैं आपको और बताता हूँ एक और रूल, 2 रूल्स और रह गए हमारे, ठीक है। रूल 5 देखो, रूल 5 देखो, मान लो यहाँ पे कंपेयर करना है तुम्हें, CH डबल बॉन्ड NH, है ना, और CH NH2 डबल बॉन्ड NH2, इन 2 ग्रुप्स में कंपेयर करना है मान लो, ठीक है। चलो, तो ये वाला कार्बन किस, पहला पॉइंट तो कार्बन है, पता नहीं लगा सकते, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये वाला कार्बन 2 तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन से, ये वाला कार्बन इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन से, 1 हाइड्रोजन से। अब देखो यहाँ तो ये ग्रुप्स एटम सेम आ गए, डबल बॉन्डेड वाले केस में भी सेम आ गए,
इस केस में क्या करते हैं, जब सेम आ जाता है फिर अगले एटम्स पे जंप करोगे, वही तो करोगे जब सेम आ जाएगा तो। चलो पहले इसको बना लो, जब भी डबल बॉन्डेड सिस्टम में सेम आ जाए इस तरह से तो फिर पहले इसको बना लो। चलो इसको बनाते हैं। तो ये कार्बन हाइड्रोजन, अब मैंने बोला था कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें 2 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड ऐड कर दो। समझ रहे हो ये क्यों करा, क्योंकि ऐसे ही था, जब ट्रिपल बॉन्ड था तो 3 नाइट्रोजन लगाए थे, डबल बॉन्ड था तो 2 नाइट्रोजन। अब ये वाला नाइट्रोजन डबल दो, इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है कार्बन से 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड दिख रहा है इस नाइट्रोजन का, तो इस पर एक कार्बन और लगा दो, और बाकी क्या है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ ही है ये वाला, यही तो कंडीशन है बस। चलो यहाँ पे ज़रा देख लो, अगले एटम पे जंप करके, कार्बन का अगला एटम नाइट्रोजन ही है, तो ये नाइट्रोजन किस किस से जुड़ा हुआ है बच्चों, ये नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन से, सही बात है, 2 हाइड्रोजन से, और कैसे काउंट करोगे, देखो 2 तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अगर हमारा ये वाले एटम्स कॉमन हो गए तो तुमने पहले इसको ऐसे बना लिया। अब मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे ज़रा कंपेयर करना, तो अगले एटम पे जंप कर जाओ, अगले एटम पे जंप कर जाओ, है ना। यहाँ पे अगर तुम अगले एटम पे जंप कर रहे हो बच्चों, तो ज़रा देखो, इसको भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ज़रा इसको भी ओपन करके बनाता हूँ, सी इस वाले ग्रुप को, इस पर एक हाइड्रोजन NH2, अगला आइटम देखो नाइट्रोजन और NH2, इसको भी ऐसे बना दिया, सही है। अब शुरू में देखो क्या था, जब हमने पहले बनाया था इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे बनाया है, ये वाला कार्बन 2 नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन से, ये वाला कार्बन 2 नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे तो हमारा कॉमन आ गया था, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया था, कॉमन आ गया था, ठीक है। तो हमने फिर क्या काम करा, हम आगे मूव कर गए। अब आगे मूव कर गए तो मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे बना लिया जो मैंने पहले बनाना सिखाया है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सिंगल सिंगल ज्वाइन कर दिए। अब ये वाला नाइट्रोजन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा था, तो अभी तो एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो एक और कार्बन अपनी तरफ से लगा दिया। ये इमेजिनरी मॉलिक्यूल बनाते हैं हम, और इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन तो लग ही रहा है, इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन तो बच्चों लग ही रहा है, ठीक है। अब हमने ये केस कंपेयर कर लिया। अब ये पहले आइटम पे तो ग्रुप भी सेम आ गए, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, कंपेयर नहीं कर पा रहे, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। आगे कैसे मूव कर पाओगे तुम, आगे देखो ऐसे मूव कर पाओगे, यहाँ पे ऐसे कंपेयर कर लो, ये वाला नाइट्रोजन अगले एटम पे जंप कर जाओ, ये यहाँ तो कॉमन आ गया अगले एटम पे। ये वाला नाइट्रोजन किस किस से कंबाइंड है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। और ये वाला नाइट्रोजन किससे कंबाइंड है, दोनों हाइड्रोजन से। तो 1 2 3 4, इन चारों ग्रुप्स में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का। तो ये ज़्यादा हो गया तो इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी और इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाली रूल को, रूल नंबर 5 को हम एक क्वेश्चन के थ्रू और कंपेयर कर लेते हैं, जिससे तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। मान लो इसमें प्रायोरिटी निकालनी है इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। इस ग्रुप में चलो देखते हैं, ये वाला कार्बन, अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूं तुम क्या बोल दोगे, सर ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बार काउंट करेंगे, तो ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन भी कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाला कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। नहीं पता लगा पाए, फिर अगले मॉलिक्यूल पे जंप करेंगे, अगले मॉलिक्यूल पे देखो अगले एटम को, तो ये वाला कार्बन फिर से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसका तो डायरेक्ट लिख लो फिर से, है ना। यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे नहीं बता पाओगे कैसे, पहले इसको बनाना पड़ेगा, है ना। ट्रिपल बॉन्डेड में, डबल बॉन्डेड में ये करना पड़ता है। तो पहले ये कार्बन 3 बार इस कार्बन से जोड़ा है, तो मैंने 3 बार अलग से इसको ऐसे जोड़ दिया। अब ये वाला कार्बन भी तो इस वाले कार्बन से 3 बॉन्ड से जोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला कार्बन एक ही बार जोड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो 2 कार्बन अपनी तरफ से इमेजिनरी लगाती है, और इस पर एक हाइड्रोजन तो लग ही रहा है। तो इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, वैसे मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट आइटम को, पहला वाला तो सेम आ गया था, ये कार्बन किस किस से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन से, 2 कार्बन से 1 हाइड्रोजन से, और यहाँ पे ये वाला आइटम तीनों कार्बन से। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कार्बन होता है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2, ठीक है। ऐसे कंपेयर करना है ना, ऐसे कंपेयर करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये फिनाइल ग्रुप दे रखा हो कहीं पे, और कहीं पे ये दे रखा हो CH डबल बॉन्ड CH2, इन दो में कंपेयर करना है। कार्बन
यहाँ पे किस किस से जुड़ा हुआ है, 2 बार कार्बन से, तो 2 कार्बन काउंट करूँगा, डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन, और इधर भी एक सिंगल बॉन्ड कार्बन से, ऐसे एक ही काउंट करूँगा, तीनों कार्बन से। और ज़रा यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन है, तो और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 बार काउंट करूँगा। तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन सारे ग्रुप्स में कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ई और जेड में नेमिंग करने का तरीका है बच्चों, है ना। एक लास्ट रूल और रह गया है, उसको मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, बस ध्यान रखना है ना, उसमें सच कुछ नहीं है। कभी कभी मान लो साइक्लो अल्केन रिंग्स लगी हों, कभी कभी साइक्लो अल्केन की रिंग्स लगी हों, है ना, हाइड्रोकार्बन रिंग्स लगी हों, तो हमेशा ध्यान रखना स्मॉलर जो रिंग होगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। स्मॉलर रिंग विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी, स्मॉलर रिंग विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी। ठीक है, स्मॉलर रिंग विल बी गिवन, स्मॉलर रिंग विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी, हमेशा छोटे रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, बस ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर इस टॉपिक को टर्मिनेट करते हैं, फिर सेन और एंटी एडिशन सीखेंगे। ठीक है, सेन और एंटी एडिशन सीखेंगे फिर। आप लोग ट्राई करना इस सवाल को, मुझे लगता है बहुत आसानी से कर लोगे। चलो ई बताओ, ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है। चलो इस कार्बन पे प्रायोरिटी दो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ये 1 ये 2। यहाँ पे कंपेयर करो, पहला कार्बन ये तो कॉमन आ गया। अब अगले पे ये कार्बन किस किस से कंबाइंड है, डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन और एक इधर हाइड्रोजन से। ये वाला कार्बन किससे कंबाइंड है, 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन सारे ग्रुप्स में ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। तो देख रहे हो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप 1 और 1 अपोजिट साइड आ रहे हैं, अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म होती थी, ई फॉर्म। ठीक है, ई फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, साइक्लो प्रोपाइल रिंग लगी हुई है। ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है। पहले इस कार्बन पे देखो, अभी ऊपर रूल बताया छोटे रिंग हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी वाली होगी, तो ये 1 ये 2। यहाँ पे देखो पहला आइटम तो कॉमन ही, 3 बार नाइट्रोजन, तो मैं बोल दूंगा ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन से, डबल बॉन्ड है तो 2 बार नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, तो इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी, इसकी बाद में प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे आ गए, सेम साइड पे आ गए, तो ये कौन सा नाम हो जाएगा बच्चों, जेड। कौन सी नेमिंग हो जाएगी, ये जेड वाली नेमिंग। बताओ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सिन और एंटी। ठीक है, सिन और एंटी। ये लास्ट तरीके की नेमिंग है, सिस ट्रांस देख लिया, EZ देख लिया, सिन और एंटी। ठीक है, चलो सिन और एंटी नेमिंग बच्चों ऑक्साइंस में होती है। किस में होती है, ऑक्साइंस में। ऑक्साइंस एक पर्टिकुलर क्लास है कंपाउंड्स की, ऑक्साइंस के अंदर OXIMES ऑक्साइंस के अंदर होती है सिस और एंटी नेमिंग, है ना। कैसे नाम देते हैं ऑक्साइंस, पहले देख लेते हैं बनते कैसे हैं। तो ध्यान रखना, कीटोन्स या अल्डिहाइड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, कीटोन्स या अल्डिहाइड्स। अगर ये R2H हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो अल्डिहाइड होगा, और अगर R2 कोई अल्काइल ग्रुप रहा तो ये कीटोन होगा। तो कीटोन्स या अल्डिहाइड्स जब अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं, अमोनिया का डेरिवेटिव का मतलब हुआ अमोनिया NH3 होता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। तो देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, NH2, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन थे, 2 तो ये रहे, एक को किसी और ग्रुप ने ले लिया, कौन से ग्रुप ने, कुछ भी हो सकता है, अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं, OH लगा दिया है मान लो एक हाइड्रोजन की जगह। तो जब भी ये कंपाउंड्स ऑक्साइम्स, है ना, ऑक्साइम्स क्या होते हैं, ये
सॉरी ऑक्साइम्स शो करते हैं सिन और एंटी एडिशन। ऑक्साइम्स बनते कैसे हैं मैं ये सिखा रहा हूँ। तो कीटोन्स या एल्डिहाइड से जब भी अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन होता है तो देखो H2O ये वाटर की फॉर्म में तो एलिमिनेट हो जाता है अलग से, ये वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। तो कार्बन, ये तो पानी चला गया, वाटर निकल गया, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बच्चों क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, है ना। तो ये ऐसे बना रहा हूँ कंपाउंड, देखो R1 R2, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में वाटर भगा दो, क्योंकि अभी तुमने रिएक्शंस पढ़े नहीं है शुरुआत में, तो डायरेक्ट ये तरीका होता है बनाने का, ट्रिक मान लो, ठीक है। और इस नाइट्रोजन पे क्या लगा होगा, एक OH ये लग रहा है इस नाइट्रोजन पे, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी तो होगा, वो लोन पेयर ऊपर दिखा दिया, यहाँ पे भी तो एक लोन पेयर होगा, सही है। तो इन लोन पेयर ऊपर दिखा दिया। अब देखो ये वही डबल बॉन्डेड सिस्टम बन गया, है ना। कैसे, डबल बॉन्ड है, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो ये GI शो कर सकता है ना। तो ये GI शो कर सकता है। तो इसमें इस ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। ये बच्चों ऑक्साइम होता है ऐसा कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे जो ग्रुप लग रहे हैं वो अलग अलग हों, R1 R2 की इक्वल नहीं है, और लोन पेयर और OH आपस में अलग ग्रुप हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम्स बोलते हैं। तो ऑक्साइम्स में हम नेमिंग देते हैं सिन और एंटी। कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। अब दो तरीके के ऑक्साइम्स होते हैं। अगर R2 को H कर दूं तो ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से जो ऑक्साइम बनेगा उसको एल्डोक्साइम बोलूँगा। और R2 अगर कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो ये कीटोन होगा, तो कीटोन से जो ये बनेगा ऑक्साइम उसको मैं कीटोक्साइम बोलूँगा। बस ये फ़र्क है। सबसे पहले देख लेते हैं एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम यानी ऐसे ऑक्साइम जो एल्डिहाइड से बने उनको एल्डोक्साइम बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल, R1 क्या, अब सिर्फ R मान लो, C डबल बॉन्ड OH एक एल्डिहाइड है, मान लो इसका रिएक्शन इसी से करवा देते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव से। ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर वाटर एलिमिनेट हुआ बच्चों तो यही तो कंपाउंड बनेगा, RCH डबल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन पे क्या लग रहा है बच्चों, OH, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आएगा। अब देखो कैसे सिन और एंटी नेमिंग देते हैं। ये क्या बन गया, एल्डोक्साइम बन गया। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोक्साइम। ऐसा ऑक्साइम जो एल्डिहाइड से बने वो एल्डोक्साइम होता है, ठीक है। अगर OH और H एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, अगर OH और H एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ध्यान रखना, अगर ये ग्रुप OH और H एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो उसको मैं बोलता हूँ सिन। उसको कौन सी फॉर्म बोलता हूँ, सिन। सिन कब बोलूँगा, कि अगर OH एंड H सेम साइड पे आ रहे हैं, सेम साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर OH और H अपोजिट साइड पे आ गए तो उसको बोलूँगा एंटी। एंटी कब बोलूँगा, एंटी ऑक्साइम। ये है, ये क्या बोलूँगा इसे, सिन एल्डोक्साइम। ये सिन है क्योंकि OH और H सेम साइड पे आ रहे हैं, लेकिन अगर अपोजिट साइड पे आ रहे होते तो उसे बोलता एंटी एल्डोक्साइम। तो एंटी कब बोलूँगा, जब OH और H जो है वो अपोजिट साइड पे आए एक दूसरे के। कैसी साइड पे आए, अपोजिट साइड पे आए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्योंकि H और OH एक दूसरे के सेम साइड पे आ रहे हैं तो ये कैसा एल्डोक्साइम है, सिन, है ना। सिन नेम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि OH और H सेम साइड पे आ रहे हैं, तो सिन एल्डोक्साइम। अगर ये अपोजिट साइड हो जाता, H उधर चला जाए तो अपोजिट हो जाएंगे, उसे बोलूँगा हम एंटी एल्डोक्साइम, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइम्स जो एल्डिहाइड से बने वो एल्डोक्साइम। अगला देखते हैं कीटोक्साइम्स। कीटोक्साइम्स, तो ऐसे ऑक्साइम्स जो कीटोन से बने वो कीटोक्साइम्स होंगे। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। इसका रिएक्शन वही अमोनिया डेरिवेटिव से करवा देते हैं। वाटर तो निकल जाएगा, ये वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, सही है। तो क्या बनेगा, वाटर तो निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड N C2H5, इस पर एक लोन पेयर और इस पर एक OH, है ना, है ना। अब ज़रा इसमें ज़रा ध्यान रखना, एल्डोक्साइम में तो बहुत आसान है, OH और H सेम साइड पे हैं तो सिन एल्डोक्साइम, अपोजिट साइड पे हैं तो एंटी एल्डोक्साइम। इस कंपाउंड को मैं सिन और एंटी दोनों ही नाम दे सकता हूँ, सिन और एंटी दोनों ही नाम दे सकता हूँ, बस ध्यान रखना कैसे नाम दे रहा हूँ। तो ज़रा सुनना, OH के सिन पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, OH के सिन पोजीशन पे यानी सेम साइड पे, सिन पोजीशन मतलब सेम साइड, इथाइल ग्रुप। और OH के एंटी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। सिन पोजीशन पे इथाइल ग्रुप और एंटी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, सही बात है। तो देखना इसको मैं दोनों ही नाम दे सकता हूँ, दोनों ही नाम दे सकता हूँ। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो, सिन इथाइल,
जैसे इतना वर्ड लिखा दिख लोगे ना, तभी समझ जाना कि अच्छा, अगर तुम्हारे सामने ये नहीं बना, मतलब पहले मैं नाम लिखता हूँ, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, मिथाइल कीटोक्साइम। अगर तुम्हें ये नाम दे रखा हो सिन इथाइल कीटोक्साइम, तो तुम ऊपर वाला कंपाउंड बना सकते हो। सही है, कैसे बना सकते हो? सिन इथाइल वर्ड, जैसे सिन के साथ जो पहला ग्रुप लगा होगा वो समझ जाना वो OH के साथ सेम साइड पे आ रहा है। सिन इथाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इथाइल ग्रुप OH के सेम साइड पे आ रहा है। उसके बाद सेकंड वाला जो ग्रुप लिखा होगा वो OH के एंटी साइड पे आ रहा है। तो सिन इथाइल, इसका मतलब इथाइल सिन पोजीशन पे यानी सेम साइड पे OH के, और मिथाइल उसके अपोजिट साइड पे। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, है ना। सिन इथाइल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इथाइल ग्रुप इसके सेम साइड पे। और इसी को मैं नाम ऐसे भी दे सकता हूँ, इसके OH के एंटी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंटी मिथाइल। अगर एंटी वर्ड पहले लिख दिया तो मैं एंटी वाला ग्रुप लिखूंगा, सिन लिख दिया तो सिन वाला ग्रुप पहले लिखूंगा। सिन तो OH के सेम साइड पे C2H5 आ रहा है तो इथाइल। एंटी तो OH के एंटी पोजीशन पे CH3 आ रहा है तो मिथाइल। समझ रहे हो? दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो एंटी मिथाइल, और बाकी ग्रुप कौन सा बचा? इथाइल कीटोक्साइम, इथाइल कीटोक्साइम। समझ रहे हो? तो कैसे नाम देना है? देखो, सिन इथाइल लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि OH के सेम साइड पे इथाइल आ रहा होगा, है ना। तो ये जो कंपाउंड है इस पे OH के सेम साइड पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे नाम दे सकता हूँ, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। अगर मुझे एंटी करके बोलना है तो मैं एंटी पे कौन सा ग्रुप आ रहा है? मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। समझ रहे हो? तो ऐसे नाम दे सकता हूँ। इसकी रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ तो सिन लिखूंगा, इसकी रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ मिथाइल तो एंटी लिखूंगा, क्योंकि ये एंटी साइड पे आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये नाम देने का तरीका है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। PH C डबल बॉन्ड N OH H। मैं तुमसे बोलूँ इस कंपाउंड का नाम बताओ। ये पहली बात तो बताओ कीटोक्साइम है या एल्डोक्साइम है। देखो इधर हाइड्रोजन आ गया एक, तो फिनाइल C, और इधर H आ गया। जैसे एक हाइड्रोजन दिख जाए तो समझ जाना चाहिए तो एल्डिहाइड से बना होगा। मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? ऐसा कुछ रहा होगा, PH C डबल बॉन्ड H, तभी तो ये बनेगा। तो ये एल्डिहाइड है यानी एल्डोक्साइम है। OH और H एक दूसरे के सेम साइड पे आ रहे हैं, तो ये कैसा एल्डोक्साइम है? सिन एल्डोक्साइम। ये कैसा एल्डोक्साइम है? सिन एल्डोक्साइम। समझ रहे हो? एल्डोक्साइम में तो सिर्फ ऐसे नेमिंग हो जाती है ना। सर इसको बताओ। सॉरी, इस बार ऊपर OH लग रहा है और नीचे लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो ये भी एल्डोक्साइम है क्योंकि हाइड्रोजन आ रहा है। अगर कोई अल्काइल ग्रुप होता है तो कीटोन होता है, कीटोक्साइम होता है, तो एल्डोक्साइम है। अब OH और H एक दूसरे के अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, तो ये एंटी एल्डोक्साइम होगा। तो इसे क्या बोलूँगा? एंटी एल्डोक्साइम। समझ रहे हो? एल्डोक्साइम में तो बहुत आसान है, OH और H अगर सेम साइड पे हैं तो सिन एल्डोक्साइम, अपोजिट साइड पे तो एंटी एल्डोक्साइम। ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन हमारा ये हो, PH C डबल बॉन्ड C लोन पेयर OH और एक ये अल्काइल ग्रुप। सही है। अब देखो ये एल्डोक्साइम है, कीटोक्साइम है, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, दोनों ही RR लगे हुए, तो ये कीटोक्साइम है। अब कीटोक्साइम में मैं नेमिंग दोनों तरीके से दे सकता हूँ OH की रिस्पेक्ट में। तो मान लो अगर मैं सिन करके नेमिंग लिखूँ तो मैं वो वाला ग्रुप लूँगा जो OH के सेम साइड पे है। कौन सा ग्रुप है? इथाइल। तो मैं लिखूँगा सिन इथाइल, है ना। दूसरा ग्रुप कौन सा बचा? फिनाइल। तो सिन इथाइल फिनाइल कीटोक्साइम। समझ रहे हो नेमिंग कैसे कर रहा हूँ? चलो माना, अब तुमने माना कि तुमने यहाँ पे एंटी वाला नेम देना चाह रहे हो, एंटी करके एंटी। तो OH के एंटी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है पहले वो लिखोगे, फिनाइल। तो एंटी फिनाइल। अब क्या बचा दूसरा? इथाइल। इथाइल कीटोक्साइम। आई होप अब ये एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम की नेमिंग तुम्हें क्लियर हो गई होगी जो मैंने ये क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, है ना। अब हम आज के टॉपिक को हम टर्मिनेट करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा ये सीख लें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर कैसे पता लगा सकते हैं। तो हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर इसको एंड करेंगे। काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
काउंटिंग ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर डायरेक्ट कैसे पता लगेगा, काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। बहुत आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल मान लो इस कंपाउंड में मुझे पता लगाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, है ना। तो देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग रहा है, एक इथाइल ग्रुप लग रहा है, दोनों ग्रुप अलग हैं। इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन लग रहा है, एक ये पूरा अलग ग्रुप लग रहा है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा अलग ग्रुप लग रहा है। तो A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये वाला डबल बॉन्ड शो कर सकता है। क्या इस पे हो रहा है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों ग्रुप अलग हैं, बढ़िया। इस वाले कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन एक ये पूरा अलग ग्रुप, बहुत बढ़िया। तो दोनों ही डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को। अगर किसी भी एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम आ जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे लकीली दोनों ही डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये सिस और ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो हमें दो आइसोमर्स मिल गए, यानी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गए। और ये वाला डबल बॉन्ड भी दो सिस और ट्रांसफॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो दो यहाँ से मिल रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दो यहाँ से सिस और ट्रांस, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 4। तो एक्चुअली हमें ऐसे ही पता लगाना है। सबसे बेसिक तरीका तो यही है, लगता है ये टफ है। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। मान लो पहले ऐसा, अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये भी सिस ट्रांस हो सकता है, ये भी सिस ट्रांस। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि ये वाले डबल बॉन्ड पे भी सिस हो और इस वाले डबल बॉन्ड पे भी सिस हो, समझ रहे हो। या ये हो सकता है कि दोनों ही क्या बने, ट्रांस बने, ये भी तो हो सकता है। इधर पे भी ट्रांस, अगर ये दो हाइड्रोजन अपोजिट पे लगा दूँ तो ट्रांस, सेम पे लगा दूँ तो सिस। ऐसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन अपोजिट लगा दूँ सिस, और सेम लगा दूँ तो सिस, अपोजिट लगा दूँ तो ट्रांस। तो दोनों डबल बॉन्ड पे सिस फॉर्म हो सकती है, इस पे ट्रांस हो सकती है, या पहले वाले पे सिस और दूसरे वाले पे ट्रांस हो सकती है, या पहले वाले पे ट्रांस और दूसरे वाले पे सिस हो सकती है। तो देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। क्या हो सकता है, या तो दोनों पे ही सिस हो जाए तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, या पहले वाले पे ट्रांस हो जाए और दूसरे वाले पे सिस हो जाए, या पहले पे सिस दूसरे पे ट्रांस, या दोनों पे ट्रांस। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, है ना, 4 मिल रहे हैं। सबसे आसान तरीका तो यही है ना। ऐसे करके देख लो, या हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। फार्मूला लगाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना। फार्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लगाते हैं। सबसे पहले ये पता लगाओ फार्मूला लगाने के लिए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने के लिए, कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो पहले मैं बताता हूँ अनसिमेट्रिकल केसेस के लिए। अगर हमारा मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, एग्जांपल देता हूँ कैसे पता लगाओगे अनसिमेट्रिकल है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH Cl, सही है। कोई ऐसी लाइन है बीच में जिससे मैं आसपास, जिधर मैं ऐसे दो इक्वल पार्ट में बांट पाऊँ, नहीं बांट सकते। इधर लास्ट में क्लोरीन आ रहा है, इधर लास्ट में मिथाइल आ रहा है, तो कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिससे मॉलिक्यूल तो इक्वल हाफ में बढ़ जाए। देखो अगर मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ तो यहीं पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसी कोई लाइन ही नहीं है, यानी ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। इधर क्लोरीन, इधर वैसे भी देख लो तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूँ ये मॉलिक्यूल कैसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या तुम ऐसे बीच में से मान लो इधर से डिवाइड करा तो इधर 3 कार्बन, इधर 4 आ रहे हैं, तो ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ऐसे डिवाइड करोगे तो इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, ये भी अनसिमेट्रिकल केस है, ये भी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा मॉलिक्यूल सेम, ठीक है। ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो ऐसे पता लगाते हैं हम सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल या अनसिमेट्रिकल। ज़रा इसको देखो, क्या कोई ऐसी लाइन है मॉलिक्यूल तो इक्वल पार्ट में बढ़ जाए, है इस बार। ये लाइन देखो, अगर मैं इस लाइन से मॉलिक्यूल तोड़ दूं तो CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूं तो ये मॉलिक्यूल तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये तो अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल नहीं है। ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल। तो हम पहले जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ अनसिमेट्रिकल केसेस के लिए पढ़ने वाले हैं, है ना। अनसिमेट्रिकल केसेस में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है अनसिमेट्रिकल केसेस में 2 टू दी पावर n। क्या फॉर्मूला होता है, 2 टू दी पावर n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले उन डबल बॉन्ड्स को पता लगा लो जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, क्योंकि अगर एक कार्बन पर दो ग्रुप सेम आ गए तो नहीं हो पाएगा, तो उसको काउंट नहीं करेंगे n में। तो n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे वो वैल्यू रख दो, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2 आइसोमर, 2 रख दोगे तो 4 आइसोमर्स, है ना। एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर जल्दी से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH Cl, है ना। बच्चों सिमेट्रिकल है क्या ये मॉलिक्यूल? अनसिमेट्रिकल है, इधर क्लोरीन इधर मिथाइल, दो इक्वल पार्ट में तो बट ही नहीं रहा, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का 2 टू दी पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहे हैं। देखो ये भी दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिस पे दो ग्रुप सेम लगे हों। इस पर एक हाइड्रोजन, इस पर एक ये पूरा ग्रुप, इस पर एक हाइड्रोजन, इस पर क्लोरीन। ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। तो 3 डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं। तो 2 टू दी पावर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर 8। तो टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 8। ज़रा इस सवाल में देखो, फॉर्मूला क्या है? 2 टू दी पावर n। ये वाला डबल बॉन्ड दिखाएगा, दिखाएगा। इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे इथाइल, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक पूरा ये ग्रुप, है ना। ये वाला डबल बॉन्ड भी दिखाएगा, ये भी डबल बॉन्ड दिखाएगा। लेकिन इस वाले डबल बॉन्ड का क्या कहोगे? अगर तुम नोटिस करो तो ये वाले कार्बन पे क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे दोनों ही हाइड्रोजन लगे होंगे। तो ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 3, 3 आएगी। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 रख दोगे तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 8, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम इस क्वेश्चन में देखो, पहली बात तो बताओ कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। देखने में ऐसा मत समझना ये सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से तोड़ूँ तो इधर एक कार्बन वो डबल बॉन्डेड है, लेकिन इधर जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड ही आ गया। ये वाला देख रहे हो, समझ रहे हो? तो पहले पॉइंट पे डिफरेंस आ गया अगर ऐसे बांट रहा हूँ तो। ये अनसिमेट्रिकल केस है। ये वाला डबल बॉन्ड तो दिखा नहीं सकता और ये वाला डबल बॉन्ड भी नहीं दिखा सकता। इस पर भी 2 हाइड्रोजन, इस पर भी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, सिर्फ 2 डबल बॉन्ड बचे तो दिखा सकते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 2, और 2 टू दी पावर 2 कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चों कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो ये तो हमने सीखा था सिमेट्रिकल के केस में, सिमेट्रिकल वो अनसिमेट्रिकल के केस में। अगला हम देख लेते हैं बच्चों अपना सेकंड केस। अगर हमारे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दे रखे हैं तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के केस में कैसे निकालेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में बच्चों क्या होता है? GI, टोटल GI निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर p, है ना। वेयर ये p क्या होता है? वेयर p इज इक्वल टू n/2 माइनस 1 इफ n इज इवन। अगर n इवन होगा तो p ऐसे निकालेंगे n/2 माइनस 1, और n-1/2 करेंगे इफ n इज ऑड। अगर n कैसा होगा बच्चों? ऑड होगा, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। कैसे करना है इस पर क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत आसान एप्लीकेशन है इसकी, है ना। लेकिन मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा आगे कई क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूले लगा ही नहीं पाएंगे। सबसे आसान तरीका क्या है? बनाकर देख लो, है ना, उससे कभी गलत नहीं होगा। तो मैं वो भी करवाऊंगा। देखो सिमेट्रिकल है, अगर तुम यहाँ से ब्रेक करो तो 2 इक्वल पार्ट में बट रहा है मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया सिमेट्रिकल है। सबसे पहले n पता लगा लो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे तो ये भी शो कर सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि एंड पे तो आ नहीं रहे, तो 2 हाइड्रोजन लगे नहीं है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 4 हो गई। 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या होता है सिमेट्रिकल के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का? 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर p, है ना। अच्छा n कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इवन है या ऑड है? ये आपका कैसा है? इवन है। इवन है तो हम p की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इवन पे n इवन है तो p की वैल्यू होती है n/2 माइनस 1। n की वैल्यू रख दो 4/2 माइनस 1, यानी कितना आ गया? 1। p की वैल्यू 1 आ गई। इस फॉर्मूले में रख दो 2 टू दी पावर n-1 यानी 4-1 प्लस 2 टू दी पावर p, p मतलब 1। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 2 10। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ कितने आ रहे हैं बच्चों? 10। समझ रहे हो? तो ये तरीका होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का, है ना।
तो बहुत आसान है आज का टॉपिक, है ना, आई होप समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आगे हम बच्चों अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अभी सिर्फ डबल बॉन्डेड सिस्टम में देखी है। अब बाकी केसेस में जो मैंने लिखवाए थे 6-7 केसेस, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, खुदा हाफ़िज़।